हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या वाकई में जो CSR UGC नेट का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, और अगर चेंज हुआ है तो उसमें क्या डिफरेंसेस है। जो पुराना सिलेबस है यानी जो अभी तक चल रहा था और जो नया सिलेबस प्रपोज किया है उसमें क्या डिफरेंसेस है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज जो है 8 मई 2025 को ये नोटिस आया था कि जो CSR है, जो CSR की बॉडी है और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो अब पार्टनरशिप कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम को जो है वो कंबाइन करके सिंगल नेशनल एग्ज़ाम बनाएंगे JRF नेट का फॉर लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एंड बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट दोनों के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ लाइफ साइंस की स्ट्रीम्स में हुआ है और बाकी अदर स्ट्रीम्स में नहीं हुआ है, सिर्फ लाइफ साइंस के स्ट्रीम में ये हुआ है। और यहाँ पे जो सिलेबस है, इस वजह से जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा चेंज किया है और यहाँ पे प्रपोजल रखा हुआ है सिलेबस के लिए टू कंबाइनिंग एग्जाम। तो आपका जो लाइफ साइंस का सिलेबस है और जो बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट का सिलेबस है उन दोनों को क्या करा है, मर्ज किया है, ताकि फर्दर स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत ना हो। यानी दोनों स्टूडेंट्स चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के हो या लाइफ साइंसेस के हो, उनके लिए वो एग्जाम जो है वो सही रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो है इन्होंने अभी प्रपोज किया है सिलेबस, अभी ये कंफर्म नहीं है बट ये प्रस्ताव रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी स्टेक होल्डर्स का मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट है इनकी कि वो फीडबैक फॉर्म फिल करें। जो भी गिवन लिंक दिया हुआ है उस पर जो है ये फीडबैक फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हो, और वो लाइव रहेगा 8 मई से 7 जून तक 2025, यानी 1 मंथ के लिए ये लाइव है। तो आप यहाँ पर जो है फीडबैक फॉर्म भर सकते हो, या आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो या आपको पसंद मतलब सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो वो आप अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, कि यार ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब सिलेबस की तरफ देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, DBT को मर्ज करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 अलग अलग PDF मैंने यहाँ पे ली है। ये वाला आपका ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड वन है, यानी जो अभी तक यूज होता रहा है, और ये आपका रिवाइज्ड है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेजरली जो देख लेते हैं यूनिट्स में। तो सबसे पहली यूनिट जो आपकी है वो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन इन रिलेवेंट बायोलॉजी, ये इसका नाम है। यहाँ पे यूनिट का नाम जो है वो चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बट ये यूनिट जो है वो सेम ही है, यानी आपकी बायोकेमिस्ट्री ही है ये। ठीक है, ये सिर्फ नेम्स में चेंज हुआ है, यूनिट आपकी सेम है। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेम ही है। थर्ड वाली भी सेम है, फंडामेंटल प्रोसेसेस। फोर्थ भी सेम है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ भी सेम है, डेवलपमेंट बायोलॉजी। 6th 7th दोनों ही सेम है, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी ये भी सेम है। नेक्स्ट जो 9th यूनिट है, 9th यूनिट में क्या हुआ है कि पहले आपकी जो थी वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स थी, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इवोल्यूशन को ऐड कर दिया है, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स कर दिया है। ठीक है, तो यानी जो बेसिकली जो 11th यूनिट आपकी है इवोल्यूशन, उसका इवोल्यूशन निकाल के जो है आपकी 9th वाली यूनिट पे रख दिया है। ठीक है, और जो इसका बिहेवियर है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर 2 चीजें हम पढ़ते थे, तो इवोल्यूशन को डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के साथ रख दिया है, और जो बिहेवियर है उसको कहाँ रख दिया है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के साथ में। यानी जो आपके अब 10th यूनिट है वो इकोलॉजी एंड बिहेवियर बायोलॉजी के नाम से जानी जा रही है। तो यानी आपकी एक यूनिट को ब्रेक करके आपकी 9th और 10th यूनिट के अंदर जो है वो डाल दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंज है, यूनिट्स को ब्रेक करके डाला है, बट यूनिट आपकी सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक आपका सेम है, कोई डाउट, यहाँ तक आपका सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है 13 मेथड्स इन बायोलॉजी, 14 यहाँ पे मेथड्स इन बायोलॉजी है, ये भी आपकी सेम यूनिट है। नेक्स्ट जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, यानी 11th 12th और 13 मेजरली ये वाली यूनिट्स आपकी जो है वो चेंज हुई हैं। ठीक है, यानी ये वाली मेजरली यूनिट्स जो है वो आपकी
ऐड हुई है, चेंज नहीं ऐड हुई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे 3 यूनिट्स का एडिशन हुआ है। सबसे पहली है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, दूसरी है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, और 13th वाली है एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी। इसी के अंदर आपका जो अप्लाइड बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो आपका इसी में आ गया है, ठीक है। तो ये आपका चेंजेस हैं, ठीक है। तो मेजरली जो है हमने चेंजेस देख लिया है कि सिलेबस में आपका जो है यूनिट्स का चेंज, यानी यूनिट्स को ऐड किया गया है। आपकी जो पुरानी यूनिट्स हैं ये ऑल अभी भी हैं, ये सारी यूनिट्स अभी भी इसी में ही है सिलेबस में, बट यहाँ पे कुछ एडिशन कर दिया है 3 यूनिट्स का, ठीक है। वो आपको अब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमें पहले मैं कहती थी कि 9 to 10 यूनिट्स जो है वो सफिशिएंट है जेआरएफ के लिए, जेआरएफ के स्टूडेंट्स के, जो भी स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहता है इन जनरल कैटेगरी, तो उनके लिए 9 to 10 यूनिट स्टडी करने के लिए सफिशिएंट है, अगर उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है और वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि आपको 120 मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी आपको 60% चाहिए होता है। अगर आपका 60% आ गया, नॉट परसेंटाइल, किसकी बात कर रही हूँ, परसेंटेज की, अगर 60% मार्क्स आ गए तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। और लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आप 9 to 10 की जगह, वैसे तो 9 to 10 यूनिट यहाँ पर भी सफिशिएंट है, लेकिन आप 10 to 11 अगर मोर सेफर साइड के लिए जाना चाहते हो तो 10 to 11 यूनिट्स भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर 10 to 11 यूनिट्स भी पढ़ते हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 60% स्कोर करना है, ठीक है। 60% यहाँ पे स्कोर करना है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि डिटेल सिलेबस में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जो सबसे पहली यूनिट आपकी बायोकेमिस्ट्री की है, इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं मुझे देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे एक एज सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। आपका वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और वो लगभग सेम ही है, मतलब यूनिट आपकी जो है वो सेम ही है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं बट लगभग जो है वो सेम है। नेक्स्ट आपका है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है आपका, यहाँ पर सेल वॉल को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप पहले पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया है, सेल वॉल जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें, हाँ, यहाँ पर माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में आपका एक टॉपिक जो है यहाँ पर ऐड किया गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी एएमआर। एएमआर को यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है, जैसे ये माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मतलब, है ना। तो एएमआर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम के लिए, एएमआर, ठीक है। आने वाले टाइम के लिए एएमआर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक ये ऐड तो होना ही चाहिए था, ठीक है। तो ये माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में ये एएमआर ऐड कर रखा है, बाकी एज सच कुछ डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस। तो फंडामेंटल प्रोसेसेस में भी आपको देखने को मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन सेम ही है, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग एंड रेगुलेशन, यहाँ पर रेगुलेशन को ऐड कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हम पहले रेगुलेशन नहीं पढ़ते थे, पहले भी हम रेगुलेशन पढ़ते थे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब इन्होंने बस सिलेबस में ऐड कर दिया है रेगुलेशन, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। पहले पुराना प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग था, अब इन्होंने डिग्रेडेशन को भी ऐड कर दिया है, जो कि हम पहले भी पढ़ा करते थे डिग्रेडेशन। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा या क्वेश्चन नहीं आए डिग्रेडेशन से प्रोटीन, तो आए हैं, बस यही डिफरेंस है। मेजर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ अभी तक सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग भी आपकी सेम ही यूनिट है, ठीक है। इसमें भी एज सच मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, कैंसर, ठीक है। बस इनको शफल कर दिया गया है। इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी ई नंबर पे था, तो उसको कैंसर के साथ वो कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से शफलिंग कर रखी है यूनिट्स की, बट एज अ मेजर डिफरेंस जो है वो कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी भी आपकी सेम ही है लगभग, है ना। ऐसा सच कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम ही है। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी भी आपकी सेम ही है, ठीक है। इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। प्लांट हार्मोन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यही सब, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, यही सब है। इसमें भी मेजरली आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, इसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर रखा है। यहाँ पे जैसे आपका एंडोक्राइन सिस्टम तक था यहाँ पे, ठीक है, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्शन तक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है। एक तो
कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिजम्स या होलोबायोम्स, यहाँ पे गट माइक्रोबायोम्स इन फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ गट माइक्रोबायोम, जर्म फ्री एनिमल्स, गट ब्रेन एक्सिस, डिसबायोसिस एंड डिजीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको एडिशन कर रखा है। तो ये भी माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ का ये टॉपिक है, वहाँ से ये एडिशन कर रखा है आपका कंसेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिज्म या होलोबायोम, जहाँ पे आप गट माइक्रोबायोम की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये भी वहीं से ऐड करा गया है। नेक्स्ट आपका है इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिक हेल्थ एंड डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट ये है, तो ये 2 चीज़ें जो है आपकी ऐड कर रखी है एनिमल फिजियोलॉजी में, बाकी आपका लगभग जो है वो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आपका भी सेम ही है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मुझे एज सच कुछ डिफरेंस नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स है, बाकी आप लोग कंपेयर कर लेना अगर आपको कुछ एडिशन लगता है, ठीक है। बट ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, वही है जो पुराना है, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अब जैसे आपकी 9th यूनिट को जैसे इन्होंने इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन आप पहले पढ़ोगे, फिर डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स पढ़ोगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ ये सब। तो आई थिंक ये बेटर है कि इवोल्यूशन को डाइवर्सिटी के साथ पढ़ना, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे और एक्चुअली में पता चल सके कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं इवोल्यूशन के बेसिस पे, कैसे पहले पुराने वाले को पहले रखते हैं, नए वाले को बाद में रखते हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम इवोल्यूशन को डाइवर्सिटी के साथ रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इकोलॉजी एंड बिहेवियर बायोलॉजी, इवोल्यूशन की जो नेक्स्ट यूनिट है बिहेवियर बायोलॉजी, उसको आपको इकोलॉजी के साथ डाल दिया है, यानी पहले आप सिर्फ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पढ़ते थे, लेकिन अब आप जो है इसमें बिहेवियर भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आज का टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये अपने आप में ही पूरा एक सब्जेक्ट है, लोग पीएचडी करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इन केस आप नहीं भी करना चाहते हो तैयारी, आपके नीश का नहीं है ये टॉपिक आप, तो इन फ्यूचर में, लेकिन आपको मतलब मेरी राय है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। बेसिक कंसेप्ट आपको एटलीस्ट पता हो कि सीक्वेंस डेटाबेसेस क्या होते हैं, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेसेस, पैटर्न सीक्वेंस डेटाबेसेस, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, कैसे हम सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं, डेटाबेस सर्चेस, ब्लास्ट, फास्टा, ये सब आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपको पीएचडी में ये काम ही आएगा, ठीक है। जीन एनोटेशन है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनामिक्स है, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स है, ड्रग डिज़ाइन है, सिस्टम बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आते ही समझ जाओ कि मैथ्स आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स इंक्लूड करी गई है, जैसे कैलकस रिव्यू, ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। तो ये सारा मैथ्स वाला है सारा टॉपिक। अगर कोई किसी स्टूडेंट्स का नीश है, किसी को इंटरेस्ट है या किसी ने पढ़ी है तो उसके लिए ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बी वाला है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स है, थर्मोडाइनमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायो प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में आ गया है। लेकिन जो नेक्स्ट आपका है एंजाइम एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये आपका ईजी है, इसे मैं बोलूँगी कि आपका इजी है, या आप लोग इजीली कर सकते हो ये यूनिट, ये टॉपिक यहाँ से। जैसे एंजाइम एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है कि एंजाइम एज अ बायो कैटलिस्ट है, कैसे कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिससे हम एंजाइम को इमोबिलाइज कर सकते हैं, होल सेल या सिर्फ एंजाइम को कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम एंजाइम का वापस से यूज़ कर सकें, रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जैसे बायोमास रिमूवल एंड डिसरप्शन, प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्ट यानी अमोनियम सॉल्ट प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, सॉल्वेंट्स, मेम्ब्रेन बेस्ड प्यूरिफिकेशंस, एब्जॉर्प्शन, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट में हम कैसे मेटाबोलाइट्स या किसी और चीज़ का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे एक्वस फेज बनता है, ये सब चीज़ें आपकी पीएचडी में काम आ सकती है। तो ये
अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, ऐसा ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप पढ़ के इसको इजीली कर सकते हो। बायो प्रोसेस इन प्लांट डिज़ाइन हो गया और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट आपका एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी है। एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, वही जो आपका मेथड्स इन बायोलॉजी या अप्लाइड बायोलॉजी में जो आपका था, यहाँ पे देखेंगे हम तो, हाँ, मेथड्स इन बायोलॉजी जो अप्लाइड बायोलॉजी में जो था रिकम्बिनेंट इन डीएनए टेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का ही सिलेबस है जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और लास्ट जो 4th यूनिट है दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। तो मेथड्स इन बायोलॉजी आपकी वही सेम है जो जैसे आपकी पहले थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स हैं वो आपको यूनिट नंबर 13 में डाल दिया गया है, ठीक है। और बाकी वही सारी चीज़ें हैं, बायोफिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही आपकी जो है वो सेम है। तो लगभग हमने देखा कि जो आपका पुराना सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, पुराना सिलेबस जो आपका है वैसा ही है, बस इसमें जो है वो एडिशन किया गया है, ठीक है। मेनली जो हम कह सकते हैं कि एडिशन आपका जो है नए सिलेबस का हुआ है, ठीक है। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। बस आपका जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है ईजी कर दिया है, जो भी बायोटेक के स्टूडेंट हैं, ताकि वो भी जो है CSIR का एग्ज़ाम दे सकें, उनके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए। तो इसीलिए टॉपिक्स यानी यूनिट्स का एडिशन किया है, यूनिट्स का जो है वो एडिशन हुआ है, ठीक है गाइज। तो मेजरली मुझे कोई डिफरेंस ऐसा लगा नहीं, इजी है अभी अगर आप सेफ साइड के लिए जाना चाहते हो तो 10 to 11 यूनिट्स मैंने जैसे कहा है कि JRF क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है वो JRF क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि 120 मार्क्स ही चाहिए होते हैं आपको JRF क्वालिफाई करने के लिए 200 में से, यानी 60% मार्क्स जो है आपको चाहिए JRF क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको अपने फोकस इस पर रखना है कि आपका मार्क्स कैसे आ जाए 120। तो ऐसा नहीं है कि जो एडिशन यूनिट है उनमें कुछ इजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी आपके उसमें इंक्लूडेड होगा, लाइफ साइंस में भी, ठीक है। तो उसमें कोई इजी टॉपिक रख लिया या पढ़ लिया, ठीक है, जिससे कि आप जो है स्कोर कर सकते हो अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ प्रपोज्ड सिलेबस है, ठीक है। ये प्रपोज्ड सिलेबस है, ठीक है। अभी ये सिलेबस कंफर्म नहीं है, फीडबैक का वेट करेंगे वो 1 मंथ तक कि क्या स्टूडेंट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स या जो भी देखेंगे उनकी तरफ से क्या ये फीडबैक मिलता है, तो ही वो आगे प्रोसीड करेंगे इस सिलेबस को, ठीक है। अगर उन्हें अगर लगेगा कि कुछ मेजर चेंजेस करने हैं तो भी ये सिलेबस जो है वो आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर चेंज होगा तो मतलब चेंज हो सकता है, अभी इस सिलेबस को आप कंफर्म मत मानिए, अभी जो है ये प्रपोज किया हुआ है, तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जून में एग्ज़ाम होता है, जून या जुलाई में एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो आपका ओल्ड सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होगा, जो ओल्ड सिलेबस आपका है उसी के ही अकॉर्डिंग आपका JRF होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये दिसंबर के लिए हो जाए, आपका दिसंबर के लिए जो है ये आ जाए, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आराम से तैयारी कीजिए, जिस स्ट्रैटेजी के साथ आप अभी तक तैयारी कर रहे थे उस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कीजिए। और अगर होप्स हो कि अगर जून और जुलाई में एग्ज़ाम होता है आपका तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो वहाँ पर आप ट्राई करें कि अभी का ही एग्ज़ाम आप क्लियर कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब। और अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी डाउट होता है यूनिट्स के बीच में या टॉपिक के बीच में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।